Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. In our previous lecture, we did the theory of Darwin, and I hope it was clear to all of you. Yeah, I'm a little bit inconsistent in putting the videos, but I'll make sure that in future I'll be doing justice to all the videos. And I'm making sure that each and every topic which I'm explaining to you, it is with full conviction and I'm not doing any sort of formalities. And I hope जैसे जैसे आप ये पढ़ते भी जा रहे हैं वो टॉपिक्स आपको साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं. So let us begin with the post Darwin theory. हमने डार्विन कर ली थी, मुझे लगता है कि आपको याद होगा, हमने बीटल्स वाली एग्जांपल की थी. देन डार्विन फिंचेस देखी थी. देन अब हमने करना है पोस्ट डार्विनियन थ्योरी. तो पोस्ट डार्विनियन थ्योरी में पहली आएगी हमारी थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, फिर आएगी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, इट्स जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन एंड थ्योरी ऑफ रिकैपिटलाइजेशन. ओके, तो हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोलेशन से. जैसा मैंने लिखा हुआ है, आप अगर वैसा रेप्लिकेट कर देते हैं तो आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल द डायग्राम्स and flow charts whatever is possible. So post Darwin theory में मोने बोला कि पहली थ्योरी हम करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन? क्या कह सकते हैं आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन मीन्स कि आई एम creating some sort of distance with, suppose I'm population A, so I'm creating some sort of isolation with population B. और वो isolation बहुत reasons की वजह से हो सकती है. जियोग्राफिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, कोई बिहेवियरल बैरियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव बैरियर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, मैंने क्या क्या बोले, क्या बैरियर्स हो सकते हैं? पहला जियोग्राफिकल, लाइक कोई रिवर आ गई अगर दो पॉपुलेशंस के बीच, ठीक है, जियोग्राफिकल बैरियर हो गए. इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में मे बी से डिफरेंट हैबिटेट्स. देन आई विल से बिहेवियरल आइसोलेशन, राइट. एंड देन यानी कि आपके बिहेवियर की वजह से, सपोज देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ behavioral isolation in modern times, you can say, if I'm a person A and somebody is a person B, we have different sort of thinkings. It means our thinkings are not matching with each other, we are isolated through behavior, right? Then reproductive isolation, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी कि अगर मीटिंग होती है इनके बीच तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? इनफर्टाइल. लाइक लाइक टाइगर एंड लाइन जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो लाइगर प्रोड्यूस होता है, जो कि एक इनफर्टाइल स्पीशी है, यानी कि दे डोंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इन द फ्यूचर. सो theory of isolation, it was given by M. Wagner. किसने दी थी? 1868 में M. Wagner ने दी थी. And later it was accepted by Dobzhansky, Stebbins and Meyer. इसको याद करने का तरीका मैंने रखा है MST, महेंद्र सिंह धोनी. तो महेंद्र सिंह धोनी से मैंने याद रखा कि M. Wagner ने इसे he proposed the theory. Then it was later accepted by MST, Meyer, Stebbins and Dobzhansky. Okay. इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया ये है, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड व्हेन पॉपुलेशन गेट्स ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल ग्रुप एंड कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर. मैंने पहले भी बोला, सपोज एक पॉपुलेशन ए है लाइक दिस, एक पॉपुलेशन बी है, सपोज दे आर सेपरेटेड बाय रिवर,
जोग्राफिकली आइसोलेशन में है वो, एंड उससे क्या होगा, उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। जब इंटरब्रीडिंग नहीं होगी, नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगी, पॉपुलेशन ए पे अलग एक्ट करेगी, पॉपुलेशन बी पे अलग अलग एक्ट करेगी। नेचुरल सिलेक्शन ए पॉपुलेशन ए पे एक्ट जब करेगी, वन पे एक्ट जब करेगी, वहां पे अलग टाइप की ट्रेट्स आएंगे। पॉपुलेशन जब टू पे एक्ट करेगी, डिफरेंट ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, ये देखो न्यू ट्रेड्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, उससे क्या होगा, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होगी। आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर है। मैंने क्या बोला, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन क्या है, कि न्यू स्पीशीज फॉर्म होंगी जब कोई पॉपुलेशन जोग्राफिकली आइसोलेट होती है एक दूसरे से। ओके, एंड जोग्राफिकली आइसोलेट होने से क्या होगा कि वो दोनों जो हैं वो इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगी। जब इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, उससे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन दोनों पॉपुलेशंस पे अलग अलग एक्ट करेगी। उससे क्या होगा, हर जब नेचुरल सिलेक्शन अलग अलग एक्ट करेगी, दोनों पॉपुलेशंस पे अलग अलग ट्रेट्स डिफरेंट पॉपुलेशन में दिखेंगे। जब अलग ट्रेट्स डिफरेंट पॉपुलेशन में दिखेंगे तो न्यू न्यू स्पीशीज का जनरेशन होगा, यानी कि दिस लीड्स टू स्पीसिएशन, इट इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। आइसोलेशन से क्या होगा, जो ट्रेड्स पहले मिक्स होते थे, इट प्रिवेंट्स इन मिक्सिंग ऑफ जीन्स एंड ट्रेड्स। ओके, सो नेक्स्ट थियरी हमने वी डिड द थियरी ऑफ आइसोलेशन, नाउ विल डू द थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। पहली वाली थियरी जो थी आइसोलेशन, इट वाज गिवन बाय एम वैगनर, लेटर अडेप्टेड बाय एमएसटी, जैसे मैंने आपको समझाया था। Now, this theory of continuity of germplasm was given by August Weismann. किसने दी थी? August Weismann ने दी थी। I'll go very slow. इधर लिखा है, एक चीज लिखी है इसमें, He criticized the theory of pangenesis. अब हम पढ़ते हैं ये theory of pangenesis. See, the theory of pangenesis is not a part of post-Darwinian theory, but I'm making you I'm teaching you that theory of pangenesis just to make your concepts a bit clear कि वो theory है क्या। पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है, just concept ले लेना कि वो pangenesis theory है क्या। ठीक है, और वो criticize ऑगस्ट वीजमैन ने क्यों की थी। ठीक है, अब हम theory of germplasm देख लेते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है, you don't have to learn this। जो लर्न करना है वो मैंने आपको बता दिया, वो पोर्शन मैं आपको अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। So theory of pangenesis was given by Mr. Charles Darwin, जिसने हमें theory of natural selection भी दी थी। In which book? Origin of Species। यार ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, of species। ठीक है, theory of pangenesis was proposed by Charles Darwin in 1868। अब मैं इनको बड़ा सिंपली एक्सप्लेन बोलती हूँ। उन्होंने बोला कि हमारा ऑल बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड गेम्यूल्स। उन्होंने बोला कि जो हमारी बॉडी है वो कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें हम गेम्यूल्स बोलते हैं, और वो गेम्यूल्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, और वो कलेक्ट कर जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, और उससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होगा, गेम्यूल्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स से गेम्यूल्स होंगे, वो कंबाइन करेंगे एंड पास करेंगे ऑफस्प्रिंग को। सी व्हाट अ वेग थियरी है। इन्होंने गुनाड्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, जर्म सेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक वेग सी टर्म दी जिसे बोलते हैं गेम्यूल्स। और बोला भी क्या कि गेम्यूल्स हैं जो हर एक बॉडी पार्ट प्रोड्यूस करता है। वो हम भी नाउ व्हेन वी नो कि देयर आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी विच ओनली प्रोड्यूस जर्म सेल्स, जो कि आगे जाके पास ऑन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो ट्रेट्स जीन्स करती हैं। जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, यानी कि सोमैटिक सेल्स हैं, वो पास ऑन नहीं करते हैं, वो पास ऑन नहीं करेंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन्स। ओके,
पर इन्होंने बोला, डार्विन ने बोला कि जो थ्योरी ऑफ आइसोलेशन है, सॉरी, डार्विन ने बोला कि जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है उसमें गेम्यूल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, वो कलेक्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी, दोनों पेरेंट्स से वो गेम्यूल्स मिलेंगे और वो पास ऑन करेंगे जनरेशन, विच इज क्वाइट वेग। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, वाई वीजमैन क्रिटिसाइज्ड इट। Weizmann criticized because he believed that acquired characteristics are not inherited. हमने क्या पढ़ा, acquired characteristics जो हैं वो inherit नहीं होते हैं। डार्विन, नो एविडेंस ऑफ गेम्यूल्स, वीजमैन ने इसे बोला कि उनको कोई गेम्यूल्स का एविडेंस नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया कि गेम्यूल्स टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर उन्होंने बोला जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, सपोज कि एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ले लो आप, स्ट्रॉन्गर मसल्स हैं, वो पैनजेनेसिस सजेस्टेड दैट चेंजेस इन बॉडी सेल्स कुड बी पास्ड टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने बोला जैसे पैनजेनेसिस यानी कि डार्विन ने बोला कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो पास करेंगे जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्गर मसल्स हो गया। बट वही वीजमैन ने बोला कि ये चीजें नहीं होती हैं, एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं करेंगे। आई होप ये वाला जो पोर्शन है कि पेनिजेनेसिस की थ्योरी क्या थी और वीजमैन ने उसे क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, सपोज कर लो मेरा बिल्ट बड़ा स्ट्रांग है, क्या पता मेरा जो ऑफस्प्रिंग हो उसका बिल्ट स्ट्रांग ना हो, राइट, ये एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम वीजमैन की एक आगे ना उन्होंने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, उससे एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास ऑन नहीं करेंगे जनरेशन टू जनरेशन। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं वो जनरली सोमैटिक सेल्स से आते हैं, ठीक है, और सोमैटिक सेल्स जो हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन फ्लो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मेक श्योर जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सोमैटिक सेल्स नहीं है, वो हैं हमारे जर्म सेल्स। चलिए अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं थ्योरी ऑफ, आई होप आपको वो क्लियर हो चुका है पैनजेनेसिस वाला। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहता है इट वाज गिवन बाय ऑगस्ट वीजमैन and it criticized the theory of pangenesis because pangenesis said कि acquired characteristics pass on करेंगे, but Wiesmann said it doesn't pass from one generation to another and it gave a very, मैंने आपको ऊपर बोला कि उसने बोला कि उसने डिस्टिंक्शन की दो, एक सोमैटोप्लाज्म एक जर्म प्लाज्म, और मैंने ये भी चीज बोली कि ओनली जर्म प्लाज्म जो है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन करेगा, ओके। ये सोमैटोप्लाज्म वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, क्लियर है। देन मैंने आपको बोला कि जब भी हम ये जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है ना, इट इज वेरी स्मॉल थ्योरी, और इसमें हमने एक टेल कटिंग एक्सपेरिमेंट भी देना है, किसका, जो वीजमैन ने कंडक्ट किया था। ही कंडक्टेड, उसने क्या किया, रैट्स की एक जनरेशन ली, उनकी टेल्स कट कर दी, ओके। अब उन्होंने ना, दे he kept those rats there and उन्हें एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस होने दिया, और उन्होंने देखा अगर कैट्स की रैट्स की जो अगर टेल कट भी हुई है, बट जो उनके आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दे वुड हैव नॉर्मल टेल्स, उनकी टेल्स कट नहीं होंगी। Hence he showed acquired traits are not inherited, right? I hope this is clear to you. अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं थ्योरी ऑफ म्यूटेशन पे। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो थी ह्यूगो डी व्रीस ने इन 1901 में दी थी, एंड ही डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज, ओके। 8 साल की स्टडी की थी उन्होंने, ही स्टडीड म्यूटेशन, ही स्टडीड म्यूटेशन। और जैसे कि हमने जो डार्विन थे उन्होंने बोला था कि जो एवोल्यूशन है वो बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल है, बट इन्होंने बोला था कि एवोल्यूशन, दिस थ्योरी गेव द आइडिया कि जो एवोल्यूशन है वो बड़ी सडन है, रैंडम है, इनहेरिटेबल है। किस वजह से, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन हम पढ़ेंगे, म्यूटेशन आर सडन चेंजेस, आगे जाके हम
आगे के लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि सपोज हमारा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, सपोज करो एक्सरे रेडिएशन, ये सपोज कर लें ये हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये है ए, ये है टी, ये है ग्वानिन और ये है साइटोसिन, ठीक है। अब इस पे पड़ी मेरी एक्सरे रेडिएशन, उस वजह से क्या हुआ, सपोज करो ये जो बेस पेयर था सी, वो चेंज हो गया किसी भी और बेस पेयर में, से यू में हो गया, ठीक है, यूरेसिल में हो गया। तो ये क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एक्सरे रेडिएशंस मेरा जो जीन, मेरा जो एक बेस पेयर था डीएनए में, उसमें चेंजेस आई। उसमें चेंजेस आने की वजह से क्या होगा, आगे जो जीन्स होंगी वो भी इफेक्ट करेंगी एंड वो दूसरी जनरेशन्स में भी इनहेरिट होंगे बिकॉज इट हैज चेंज्ड माय डीएनए। ऑब्वियसली डीएनए अगर मेरा चेंज हुआ तो वो आगे की जनरेशन्स में भी चेंज होगा। ओके, तो ही सेड, हु, ह्यूगो डी व्रिस सेड कि जो डार्विन, उसने डार्विन की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि बहुत ये ग्रेजुअल व्रेजुअल कुछ नहीं होता है, जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही सडन है, डिसकंटिन्यूअस है, इनहेरिटेबल है, डायरेक्शनलेस है, रैंडम है, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही, ये इतना पूछते भी नहीं है और इसको ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो थी, इट इज रिलेटेड टू म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि सडन चेंजेस इन द जेनेटिक सेल्स कह लो, डीएनए कह लो, कुछ भी कह लो। थ्योरी ऑफ रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन की थ्योरी क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट individuals ontogeny, ontogeny means physical form, repeats evolutionary history of its ancestors। अभी मैं इसकी एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। ओके, ये जो ऑन्टोजेनी आपको पता चल गया, ऑन्टोजेनी मीन्स फिजिकल फॉर्म, किसी भी चीज की फिजिकल फॉर्म क्या है उसे हम बोलेंगे ऑन्टोजेनी। ओके, और फाइलोजेनी क्या हो गया, एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आए हैं उसमें, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल की जो ऑन्टोजेनी है वो रिपीट करेगी। सपोज करो एक ह्यूमन बनने में, ठीक है, सपोज करो कि बिफोर बिकमिंग ह्यूमन फॉर्म, जो एम्ब्रियो है, हमारा जो एम्ब्रियो है वो ना, आप अगर एम्ब्रियो को देखोगे, अर्ली एम्ब्रियो को, वो ना फिश लाइक होता है, थोड़ा फिश लाइक होगा। एक मेरे को नेक्स्ट पेज लेने दो, ये एक्सप्लेन करती हूँ। एक लाइन आपने इसके लिए रट लो, कुछ भी कर लो। रिकैप्चुलेशन ने बोला, ontogeny recapitulates phylogeny, phylogeny। ओके, ये ये इस थ्योरी की है ये। ontogeny मीन्स फिजिकल फॉर्म। ओके, फाइलोजेनी क्या हो गया, एवोल्यूशनरी चेंज क्या हुआ है, ठीक है। और इस थ्योरी ने बोला कि एक फाइनल, सपोज ये ह्यूमन है, ह्यूमन किससे बना है, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो यानी कि जाइगोट समझ लो, पहले जाइगोट बना, पहले जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर फुल फ्लेज्ड, फिर फीटस होता है, फीटस से क्या होता है, ह्यूमन बनता है। तो इट वाज सेड कि फ्रॉम, as embryo passes from one stage to a stage of human, it will pass through stages, it will pass through stages similar to ancestors, similar to ancestors। यानी कि एम्ब्रियो में हमें फिश लाइक स्टेज दिखेगी। ओके, जब हम फीटस, जब थोड़ा और डेवलप हो जाता है वहां पे
थोड़ा टेल दिखने लगती है। आप जब बेबी को ऑब्जर्व करोगे यू विल सी अ बिट ऑफ टेल, जब स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है यू विल सी अ टेल, तो इट shows a reptilian stage till it develops to a full human. Okay, तो ये हमने देख लिया कि theory of recapitulation was given by E. Sreens and later it was popularized by Ernest Haeckel. Okay, तो यही है कि before coming to human form it, जो ह्यूमन बॉडी है, जो स्टेजेस हैं वो पास ऑन करेंगे स्टेजेस से विच वाज सिमिलर टू द एंसेस्टर्स. ओके, अब जो मेजर थ्योरी है हमारी, थ्योरी ऑफ, यानी कि हमने पोस्ट डार्विन थ्योरी कर ली, अब हम करेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, यानी कि हम कहाँ से आए, प्री डार्विन से हम आ गए डार्विन पे, डार्विन से आगे पोस्ट डार्विन पे, पोस्ट डार्विन से आगे मॉडर्न सिंथेटिक पे. यानी कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि उनके क्रिटिसिज्म देखे, क्रिटिसिज्म से, सारों के क्रिटिसिज्म से वो डेवलप हुई है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी डेवलप हुई है. ठीक है, इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी क्रिटिसिज्म्स हैं, बट इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज. लाइक इसमें पोर्शन जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने एक्नॉलेज किया डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन को, आइसोलेशन को, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन को क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज किया, म्यूटेशन विच वाज गिवन बाय ह्यूगो व्रीज, जर्म प्लाज्म थ्योरी जो थी उसको एक्नॉलेज किया, और मेंडेलियन जेनेटिक्स को भी एक्नॉलेज किया. यानी कि इन सबको कंबाइन किया जाए, डार्विन की थ्योरी को कंबाइन किया जाए, आइसोलेशन को, म्यूटेशन को, जर्म प्लाज्म को, मेंडेलियन को, which gives form to modern synthetic theory. Okay, so modern synthetic as such कोई समझने की जरूरत नहीं है. whatever I am given just go through it once, और ये I think अगर 20 marks का आंसर भी होगा it will be easy for you people to write. So theory of synthetic theory of evolution, often referred to as modern synthesis or neo-Darwinism, is comprehensive and widely accepted theory which explains how evolution occurs. Okay, it is called synthetic because it integrates. ये इसे synthetic इसलिए बोला गया because it is a combination of different theories like Darwin theory as I told you earlier, isolation हो गया, mutation हो गया, जेनेटिक्स हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया. ये हम पढ़ेंगे सब, एक एक टर्म को हम डिटेल में देखेंगे. जस्ट रिमेंबर कि whenever someone says what is synthetic theory of evolution, you just have to say it is a completely comprehensive and widely accepted theory which explains how evolution occurs, and it is called synthetic because it is a combination of different types of theories like Darwin theory, mutation, and whatever I've written. Then major contributions किस किसने की थी, आप बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन की किसने दी थी, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, मैंने बोला था MST, मायर, स्टेबिन, डॉब्जेंस्की. सी आ गया ना, मायर. और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट दी है ना वो सीवेल राइट ने दी है. जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख दो, सिम्पसन हो गया, हक्सले. ओके, ये वाली डायग्राम हमने ऊपर भी देखी थी कि इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम many theories, that is why it is known as synthetic theory. Okay, like Malthusian competition, variation. Malthusian competition में हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि as the population जो है geometrically increase करेगी, but जो resources हैं वो arithmetically increase करते हैं. Okay, यानी कि जो रेशियो है ग्रोथ का पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के साथ वो अनइवन है, इवन नहीं है. दैट इज व्हाई दिस लीड्स टू, माल्थुजियन की थ्योरी ही कंपटीशन को लीड करती है. देन वेरिएशन हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन लाती है. म्यूटेशन पढ़ा है, अभी पढ़ा था हमने ऊपर. नेचुरल सिलेक्शन हमने डार्विन के टाइम पढ़ी हुई है. जेनेटिक वेरिएशन हमने देखा है. मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है ये फ्यूचर का टॉपिक है, विल स्टडी, आई वोंट टीच यू नाउ.
but just remember it has these components in it. What are the core components of modern synthetic theory? अब हम वो देखेंगे. सबसे पहले सोर्स क्या है वेरिएशन का. अगर आपको बोले कि वेरिएशन किस वजह से आ रही है, ओके, पहला हम म्यूटेशन की वजह से आ रही है. वो मैंने देखा कि कोई भी म्यूटेशन क्या होता है, इफ देयर इज अ डीएनए स्ट्रैंड एंड कोई भी आउटर रेडिएशन आ रही है, उससे कोई बेस पेयर चेंज होता है, इट लीड्स टू वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन. और ये म्यूटेशन जो हो सकती है वो हार्मफुल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, राइट. फिर हमने पढ़ना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. मायोसिस हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. दिस लीड्स टू वेरिएशन, ये मायोसिस में होता है. हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको कि, एग्जांपल देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, जैसे हॉर्स और डंकी म्यूल देते हैं. म्यूल क्या है, इट इज इनफर्टाइल. दिस लीड्स टू वेरिएशन. अगर आपको सपोज करो सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, नहीं आता है इन कॉन्टेक्स्ट टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, आया भी हुआ है एक बार, तो आप क्या लिखोगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. पहला म्यूटेशन, देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, चौथा जीन फ्लो. जीन फ्लो यानी कि अगर स्पीशीज एक है, ए, ठीक है, ये स्पीशीज है, उसमें दो पॉपुलेशन है, उनमें अगर जीन का मूवमेंट होता है उसे जीन फ्लो बोलते हैं. उससे क्या होता है, दो पॉपुलेशन अगर एक बार कंबाइन होती हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन आएगा, राइट. जेनेटिक ड्रिफ्ट, अभी मैं बहुत ही सिंपली समझा रही हूँ. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होती है, आपने बाइक्स में देखी होगी ड्रिफ्ट, कोई भी सडन चीज होगी, राइट, किसी भी सडन चीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हुई है भाई, ओके. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज, किसमें, जीन की फ्रीक्वेंसीज में. क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंज, किसमें, जीन की फ्रीक्वेंसी में. और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कह लो, ये होना चाहिए, फैक्टर नहीं, प्री कंडीशन होनी चाहिए कि स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है. ये हो गया, हमने सोर्सेज ऑफ वेरिएशन देख लिए. और क्या क्या कोर कंपोनेंट है इसका, मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या है कि अगर पेरेंट ए है, पेरेंट बी है, उसमें से एक अलील आ रहा है, पेरेंट बी में से दो अलील आ रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशंस आएंगी एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड टू अदर जनरेशंस. दिस इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस. डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन हमने पहले भी देख ली हुई है, आई वोंट कम ऑन टू दैट. तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में एक बार बता देती हूँ. एक होती है स्टेबलाइजिंग, एक होती है डायरेक्शन, और एक होती है डिसरप्टिव. क्या है तीन टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव. स्टेबलाइजिंग माने, स्टेबलाइज क्या करना है, यानी कि एक्सट्रीम्स को फॉलो नहीं करना है, कोई भी इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, यानी कि इट एलिमिनेट्स एक्सट्रीम्स एंड फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म्स. लाइक हमने देखा टाइगर और लायन, इंटरमीडिएट फॉर्म क्या है इनकी, लाइगर. ये स्टेबलाइजिंग होंगे, उन पॉपुलेशंस में क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, हमने इंडस्ट्रियल मैनलिज्म पढ़ा था, मैनलिज्म पढ़ा था, उसमें सॉरी, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जब हम पढ़ रहे थे, उसमें यह था कि इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, वहां पे जो ट्री ब्रांचेस होती थी वो वाइट कलर की, सपोज नॉर्मल कलर की थी, तो उनपे जो मॉथ्स आते थे, ब्लैक और वाइट कलर के मॉथ होते थे, जो वाइट कलर के मॉथ उन वाइट ब्रांचेस पे बैठते थे वो नेचुरली सिलेक्टेड होते थे. जो ब्लैक वाले होते थे वो ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन क्या होते थे, फेड आउट हो जाते थे पॉपुलेशन से. नाउ विद टाइम क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो फैक्ट्रीज की सूट होती थी, पोल्यूशन होता था, इट यूज टू क्लिंग ऑन टू द ब्रांचेस एंड ट्रंक्स ऑफ द ट्री. तो उस वजह से वो चीज क्या होगी, वो भी ब्लैकआउट होने लगी, ट्रीज वगैरह ब्लैकआउट करने लगे. तो जो व्हाइट वाले मॉथ जो पहले नेचुरली सिलेक्टेड थे, अब वो क्या करेंगे, वो वॉश आउट होने लगेंगे पॉपुलेशन से. और जो ब्लैक वाले मॉथ्स थे, जो पहले वॉश आउट हो रहे थे प्री जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और जब ट्री ब्रांचेस वाइट थे, वो पहले वॉश आउट हो रहे थे. अब ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन जब ब्रांचेस जो हो गई हैं वो ब्लैक हो गए हैं, वो
इजिली कंटिन्यू होंगे पॉपुलेशन में. ओके. डिसरप्टिव होगा क्या कि इंटरमीडिएट फॉर्म लाइक लाइगर और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे. मेल्स एंड फीमेल्स will exist. These are extremes will be favored. रोल ऑफ आइसोलेशन हमने पहले देख लिया कि इट प्रिवेंट्स जीन फ्लोज और इंक्रीज करता है स्पीशिएशन. अच्छा, एक पॉइंट इसका है बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली क्या हो गया? डिफरेंट. मॉर्फ क्या हो गया? फॉर्म्स. क्या है ये? बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म. Balanced different forms. Evolutionary state where multiple alleles from a trait persist in a population. Multiple traits क्या करेंगे? Exist करेंगे population में because individuals will different combinations. हमें पता है कि अगर different combination एक gene है उसका different combination है. Suppose कर लो जैसे कि सिकल सेल अनीमिया हो गया. ठीक है. HBS HB सपोज कर लो, एक सेकेंड. अगर HBS है और HBA है सिंपल, ये क्या करेगा? इट विल बी रेजिस्टेंट टू मलेरिया. दो सिकल सेल है बट रेजिस्टेंस किसके होंगे? मलेरिया के. HBS यानी कि जो जीन्स थे उनमें पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इट विल इंश्योर अ हायर रेट ऑफ सर्वाइवल. ये किसने बोला था? मॉडर्न सिंथेटिक ने बोला था. ओके. बहुत इजी थ्योरी है. क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एक बार मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के. इसने बोला कि पहला, दिस सिंथेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन ओनली टिल फिक्सेशन स्टेज. अडाप्टेशन ये स्टेज आते पहले न्यू ट्रेट्स आएंगे किसी भी पॉपुलेशन में, दैट विल स्टे फिक्स इन द पॉपुलेशन एंड उसकी फिर अडाप्टेशन होती है. राइट. उन्होंने बोला जो मॉडर्न सिंथेटिक्स थ्योरी है वो सिर्फ फिक्सेशन की स्टेज तक होती है, वो अडाप्टेशन की स्टेज पे नहीं आती है. दूसरा, it does not talk about evolution in future direction. इन्होंने future evolution का evolution in the future it didn't predict about that. Okay. Then it gave overemphasis on certain factors like genetic recombination को ज्यादा फोकस किया. राइट. और इन्होंने कुछ फैक्टर्स यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को अंडर एस्टिमेट किया. क्लियर. रिजेक्ट किया लेमार्किज्म को, आप कह सकते हैं इसने रिजेक्ट किया जो हमने पैनजेनेसिस की थ्योरी को. ओके. हेंस इट डिनाइज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. राइट. इट एक्सप्लेन्स ऑन माइक्रो एवोल्यूशन यानी कि सिर्फ माइक्रो एवोल्यूशन विद इन द पॉपुलेशन क्या हो रहा है, अगर हम पॉपुलेशन के बाहर जा रहे हैं मैक्रो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया है. और पॉपुलेशन बायस्ड है यानी कि like genetic drift का जो phenomena है, it will act only on smaller populations and not on large populations, so there comes a bias of the population. Right. तो ये जो इसकी criticisms भी हैं वो भी बहुत easy है. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे हमें पढ़ना है. एक बार आप इसे देख लेना. एक बार मैं इसे ना रिसाइज कर लेती हूँ. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, क्योंकि दिस यू हैव टू राइट. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक्स हो गया, म्यूटेशन पढ़ लिया हमने, पॉपुलेशन जेनेटिक्स देख लिया, जीन फ्लो देख लिया था हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लिया, स्पीशिएशन किसकी वजह से आती है? आइसोलेशन की वजह से. राइट. एडेप्टेशन देख लिया. ठीक है. और ये लीव दीज पॉइंट्स, दीज आर ऑफ नो यूज. ये देख लेना माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कल या परसों के लेक्चर में. ओके. ये अभी मैं आपको बताऊंगी मैक्रो और माइक्रो एवोल्यूशन क्या है. रेस्ट हमने जो थियोरीज थी वो कंप्लीट कर दी हैं एंड इट इज अ गुड बल्की पोर्शन. ओके. सो we have completed the pre-Darwin, Darwin and post-Darwin theories along with the modern synthetic theory. Hence, अब क्या है, अब हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक डोलोज लॉ टाइप जो भी चीजें हैं, डोलोज रूल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है, कोप्स रूल है, हार्डी विजनबर्ग प्रिंसिपल्स हैं, हम वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ये सब चीजें ना लाइक हार्डी विजनबर्ग प्रिंसिपल, डोलो रूल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कोप्स रूल हो गया, गॉस रूल हो गया, पैरेललिज्म हो गया, देन एडेप्टिव रेडिएशन हो गया,
मोज़ेक एवोल्यूशन हो गया, हम माइक्रो मैक्रो एवोल्यूशन, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बार देख लेंगे, ठीक है? शॉर्टली देखेंगे बट वील लुक इनटू दैट. ओके, सो आई थिंक आई शुड end with today's lecture, and I hope the portion which I have taught you today it is clear to you. हमने क्या क्या पढ़ा? आइसोलेशन देखा, म्यूटेशन देखा हमने, देन जर्म प्लाज्म की थ्योरी देखी, देन हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देखी, रिकैप्सुलेशन देखा. आई होप ये बहुत ही इजी है, एक दो बार देखोगे इसी सेम वीडियो को यू विल गेट थ्रू इट वेरी इजीली. सो आई होप it is clear, and if you have any sort of queries you can just pin down in the comment section. I'll have a look at it, and I hope you people are doing great and revising all your subjects thoroughly. So before going, I want all of you to do the drill by liking, sharing, and subscribing to my YouTube channel, Anthropology 360 Degrees. And I hope you have a great day ahead. Bye and take care.